हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड स्टडी में। दोस्तों, हम इस वीडियो में अलकनंदा नदी तंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं और आज हम इस वीडियो में आपको अलकनंदा नदी के पूरे रूट में घुमाने वाले हैं मैप के माध्यम से। और आप यकीन रखना कि अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं तो इसके बाद आपको अलकनंदा नदी तंत्र से रिलेटेड कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। आप प्रैक्टिकली उन चीजों को समझने वाले हो। कौन सी नदी कहाँ पे संगम कर रही है, किस नदी पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, साथ ही नदियों के आसपास स्थित गुफा, कुंड, राष्ट्रीय उद्यान, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, 5 प्रयाग, सभी चीजों के बारे में आज हम क्लियर डिस्कस करने वाले हैं और बड़े प्यार से हम आपको ये समझाने वाले हैं। कोई बुद्धू सा बुद्धू भी होगा तो उसके समझ में भी ये हमेशा के लिए छपने वाला है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखना, ये मेरी रिक्वेस्ट है। तो चलिए अब अलकनंदा नदी तंत्र का ट्रैक हम सीधे शुरू करेंगे सतोपन ताल से और ये खत्म होगा सीधे देवप्रयाग में। हम जानेंगे कि सतोपन ताल से लेकर देवप्रयाग तक किन किन स्थानों में अलकनंदा नदी से कौन कौन सी नदियां संगम कर रही हैं, क्या कुछ इसके बीच में इम्पोर्टेंट परियोजनाएं हैं, इम्पोर्टेंट जगह हैं, सारा कुछ हम इस यात्रा में अच्छे से जानने वाले हैं। तो चलिए आइए हमारे साथ सबसे पहले चलते हैं सतोपंत लेक। अब आप जरा प्यार से अपनी स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए। आप जिस जगह पे खड़े हैं वो है सतोपंत लेक और इसी सतोपंत लेक की जो दूसरी साइड आपको एक ग्लेशियर दिख रहा है उसको कहते हैं भागीरथी खर्क हिमनद। अब जो ये सतोपंत ताल और भागीरथी खर्क ग्लेशियर है, इस पूरे एरिया को अलकापुरी ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है और इसी अलकापुरी ग्लेशियर से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। यहाँ पे आप और अच्छे से समझ सकते हैं, एक तरफ सतोपंत ताल से एक जलधारा आ रही है, दूसरी तरफ भागीरथी खर्क हिमनद से एक जलधारा आ रही है और इन दोनों का मिक्सचर नीचे अलकनंदा नदी बना रहा है। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपके ऑप्शन में अलकापुरी हो, भागीरथी खर्क हिमनद हो या फिर सतोपंत ताल हो, तीनों में से कोई एक भी आता है तो वो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन मेनली देखा जाए तो अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ताल से माना जाता है। अब यहाँ से अलकनंदा नदी थोड़ा सा आगे बढ़ती है और आगे अलकनंदा नदी के बिल्कुल बराबर में स्थित है वसुधारा जलप्रपात, जैसा कि आपको इस इमेज के जरिए दिख भी रहा होगा। अब इस वसुधारा वाटरफॉल से अलकनंदा नदी और आगे बढ़ती है और आगे अलकनंदा नदी पहुँचती है केशव प्रयाग में और केशव प्रयाग में इससे संगम करती है सरस्वती नदी। अब यहाँ पे थोड़ा मैप के जरिए बारीकी से समझना। दोस्तों, आपको मैप में ये माणा गांव दिख रहा होगा तो लगभग इसी माणा गांव के सामने केशव प्रयाग स्थित है। इस माणा गांव की थोड़ा पूर्वी साइड हम चलेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कामेट पर्वत और इसी कामेट पर्वत के देवताल या रत्ताकोण नामक स्थान से सरस्वती नदी का उद्गम होता है। और जब सरस्वती नदी देवताल से आगे बढ़ती है तो आगे सरस्वती नदी के ऊपर एक पुल बना हुआ है जो पूरा पत्थर का बना हुआ है और उस पुल को कहते हैं भीम पुल। चलिए अब मैप के जरिए इसको देख लीजिए। यहाँ पे आपको माणा गांव दिखाई दे रहा है और इसी माणा गांव के सामने जो यहाँ पे और इसी माणा गांव से थोड़ा नीचे केशव प्रयाग है जहाँ पे अलकनंदा और सरस्वती का संगम हो रहा है, जो आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा। इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे हम तो आपको ये भीम पुल नामक स्थान दिखाई दे रहा है जो कि सरस्वती नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है। ये नेचुरल पुल है, ये पत्थरों से पहले से ही बना हुआ है, इसे इंसान ने नहीं बनाया है। लेकिन पौराणिक मान्यताओं की माने तो ये कहा जाता है कि भीम ने ये पुल बनाया था जो कि पांडव थे। खैर ये तो मान्यता है, इसकी पुष्टि हम नहीं करते। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा बगल में देखिए, भीम पुल के सीधे बराबर में स्थित है वेद व्यास गुफा। कहते हैं यहाँ पे महर्षि वेद व्यास जी ने तपस्या करी थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। केशव प्रयाग में सरस्वती नदी से संगम करने के बाद अलकनंदा नदी पहुँचती है सीधे बद्रीनाथ धाम पे, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। यहीं पे आपको ब्रह्म कपाल नाम का स्थान देखने को मिल जाएगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देना कि जो माणा गांव के सामने मैंने आपको वेद व्यास गुफा बताई थी, उसी के सामने मुचकुंद गुफा भी स्थित है और वेद व्यास गुफा को दोस्तों गणेश गुफा भी कहा जाता है। कई बार वेद व्यास गुफा की जगह पेपरों में गणेश गुफा आ जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए बद्रीनाथ धाम से थोड़ा अगर नीचे चले हम तो नीचे हम पहुंच जाते हैं हनुमान चट्टी में और इसी हनुमान चट्टी नामक स्थान पे दोस्तों अलकनंदा नदी से संगम करती है ऋषि गंगा नदी, जो कि नीलकंठ पर्वत से निकलती है। नीलकंठ मैंने आपको बताया था सतोपंत के बिल्कुल बराबर में नीलकंठ स्थित है। इस इमेज में आपने देखा होगा कि जो ये सतोपंत ताल
विशाल है, इसी के बराबर में नीलकंठ पर्वत स्थित है। इसी स्थान से ऋषि गंगा नदी निकलती है। ऋषि गंगा दोस्तों बहुत सारी है, लेकिन ये वाली ऋषि गंगा नदी नीलकंठ से निकलकर हनुमान चट्टी में अलकनंदा से संगम करती है। कई यूट्यूब चैनल्स में या किताबों में आपने देखा होगा कि बद्रीनाथ लिखा हुआ आता है कि बद्रीनाथ में ऋषि गंगा नदी अलकनंदा से संगम करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बद्रीनाथ से थोड़ा नीचे आने पर हनुमान चट्टी नामक स्थान पे ऋषि गंगा नदी अलकनंदा से संगम करती है, जो कि आप प्रैक्टिकली देख भी रहे हैं। अब हनुमान चट्टी से थोड़ा सा और नीचे हम आएंगे और नीचे आने पर आप देखेंगे कि यहाँ पे अलकनंदा नदी से एक और नदी संगम कर रही है और उस नदी का नाम है खिराऊ गंगा। और इसी संगम पे पांडुकेश्वर नाम का स्थान है और इस पांडुकेश्वर नाम के स्थान पर एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर जो पंच बद्रियों में गिना जाता है, योग ध्यान बद्री। यहाँ पे साथ साथ में पांडुकेश्वर से रिलेटेड एक फैक्ट आपको क्लियर करते हुए चले। आपको बता दें कि पांडुकेश्वर में एक ताम्रपत्र मिला था जो कि कत्यूरी राजाओं से रिलेटेड था और इसमें उस समय किस तरह का शासन था इस बारे में लिखा गया है। धर्म, जाति, सामाजिक स्थिति, उस समय किस तरह में लोगों का रहन सहन था, ये सब इस ताम्रपत्र में मेंशन है। अब यहाँ पे अलकनंदा और खिराऊ गंगा के संगम से थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो आगे बढ़ने पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट परियोजना यहाँ पे देखने को मिलती है, जिसको जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। और आप इस इमेज में देख भी सकते हैं जेपी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिल्कुल अलकनंदा नदी पर बना हुआ है। तो आप फिलहाल साथ साथ में भी देखते हुए चलिए। आखिर में मैं आपको अलकनंदा नदी तंत्र का पूरा मैप प्रोवाइड करा दूंगा, व्हाट्सएप नंबर आपको दे दूंगा, तो आप उस नंबर पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। इस वीडियो के बाद अगर आप उस पीडीएफ को देखोगे तो आपको समझने में और भी ज्यादा आसानी होने वाली है। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं और आगे जाने पर अलकनंदा नदी से जो नदी संगम करती है वो है लक्ष्मण गंगा। और लक्ष्मण गंगा दोस्तों गोविंद घाट नामक स्थान पर संगम करती है। लक्ष्मण गंगा को भ्यूडार गाड़ या हेम गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो जो ये आपको मैप में भ्यूडार लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये लक्ष्मण गंगा को ही कहा जाता है। और लक्ष्मण गंगा का उद्गम दोस्तों हेमकुंड से होता है। हेमकुंड साहिब जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, वहीं से लक्ष्मण गंगा का उद्गम होता है। वहां पे एक कुंड है, उस कुंड से लक्ष्मण गंगा नदी निकलती है। और जो ये नीचे घांगरिया नामक स्थान है, यहाँ पर लक्ष्मण गंगा से एक और नदी संगम करती है। उस नदी का नाम है पुष्पावती। और ये पुष्पावती नदी दोस्तों इसी के ऊपर में स्थित फूलों की घाटी से निकलती है। फूलों की घाटी में एक जगह है तिपरा खर्क नाम से, इसी जगह से ये पुष्पावती नदी का उद्गम होता है। घांगरिया नामक स्थान पर पुष्पावती नदी से संगम करने के बाद लक्ष्मण गंगा सीधे गोविंद घाट में जाकर अलकनंदा नदी से संगम करती है। अब यहाँ से अलकनंदा नदी नीचे को बहती हुई सीधे पहुंचेगी उत्तराखंड के पहले प्रयाग विष्णु प्रयाग में। और इसी विष्णु प्रयाग नामक जगह पर पश्चिमी धौली गंगा यहाँ पे अलकनंदा से संगम कर रही है। पश्चिमी धौली गंगा दोस्तों आपको बता दें कि कुनकुल पर्वत श्रेणी से निकलती है। और ये धौली गंगा जब आगे बढ़ती है तो एक जगह पर रैणी नामक स्थान पर इससे ऋषि गंगा संगम करती है। रैणी गांव दोस्तों आपको पता होगा कि काफी प्रसिद्ध है उत्तराखंड के दृष्टिकोण से। जिन गौरा देवी ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया था, उन्हीं का गांव ये रैणी गांव है। इस रैणी गांव में पहुंचने से पहले पश्चिमी धौली गंगा पर एक परियोजना है जो कि काफी इंपोर्टेंट है दोस्तों। और इस परियोजना का नाम है मलारी झेलम परियोजना, या इसे लाता परियोजना भी कहा जाता है। और ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब रैणी गांव में ऋषि गंगा से संगम करने के बाद पश्चिमी धौली गंगा आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते ही इस पे एक और परियोजना आपको देखने को मिलेगी जिसका नाम है तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना। और दोस्तों 7 फरवरी 2021 को ऋषि गंगा में ऊपर बाढ़ आने की वजह से ये तपोवन विष्णुगाड़ परियोजना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इस बाढ़ से कई लोगों को नुकसान हुआ था, कई लोग यहाँ से लापता भी हुए थे। दरअसल आपको बता दें कि जो ये ऋषि गंगा नदी आपको दिख रही है, ये ऋषि गंगा नदी नंदा देवी नेशनल पार्क वाले एरिया से कहीं निकलती है। और इसी एरिया में नंदा देवी ग्लेशियर का एक भाग टूटने की वजह से इस एरिया में भयानक आपदा हमें उस समय देखने को मिली थी। खैर हम अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी धौली गंगा यहाँ पे विष्णु प्रयाग में अलकनंदा से संगम करने के बाद आगे बढ़ती है। और यहाँ पे आपको बता दें कि अलकनंदा के बिल्कुल किनारे जोशीमठ शहर स्थित है। और इसी जोशीमठ में नरसिंह देवता का मंदिर है, जहाँ पे शीतकाल में भगवान
बद्रीनाथ की पूजा की जाती है। और जोशीमठ से थोड़ा सा ऊपर आपको एक बहुत ही फेमस पर्यटक स्थल औली देखने को मिलेगा, जो कि इसकी ट्रेनिंग के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। औली के बारे में दोस्तों आपको एक फैक्ट बता दें कि साल 1983 में यहाँ पे इंदिरा गांधी जी आई थी और उन्होंने यहाँ पे रज्जू मार्ग औली परियोजना का शुभारंभ किया था, जो आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो विष्णुप्रयाग से थोड़ा सा आगे जाने पर अलकनंदा नदी के मार्ग में पड़ता है वृहद बद्री, जो कि 5 बद्रियों में से एक बद्री है। यहाँ से और नीचे आने पर अलकनंदा नदी पहुंचती है पीपल कोटी नामक स्थान पर, और इसी पीपल कोटी में यहाँ पे एक और परियोजना है जिसे कहते हैं विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना, जो 440 मेगावाट की है। अब आप थोड़ा नीचे आइए और आपने चमोली जिले में चंडिका माता मंदिर सुना होगा, वो इसी अलकनंदा नदी के तट पर है। फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो तुंगनाथ से आने वाली बालखिल्य नदी अलकनंदा से संगम करती है। उसके बाद विरही गंगा बघेली नामक स्थान पर अलकनंदा नदी से संगम करती है। विरही गंगा के बाद दोस्तों आगे चलने पर गरुड़ गंगा, पाताल गंगा आदि छोटी छोटी नदियां भी अलकनंदा नदी से संगम करती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और बता दें कि दोस्तों 19 अगस्त 1894 को इसी विरही गंगा पर भूस्खलन हुआ था, जिस भूस्खलन के कारण 19 अगस्त से 25 अगस्त के बीच इस नदी में एक बहुत बड़ी झील का निर्माण हो गया था, जिसे गोहना झील कहते हैं। और 25 अगस्त 1894 को जब ये गोहना झील टूटी तो इससे चमोली में काफी भयंकर आपदा आई थी और नीचे श्रीनगर तो इससे पूरी तरह से तबाह हो चुका था। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है, ये भी कई बार पेपरों में पूछी जाती हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद नंदप्रयाग में अलकनंदा नदी पहुंचती है, जहाँ पे त्रिशूल पर्वत नंदा खूंटी से निकलने वाली नंदाकिनी नदी अलकनंदा से संगम करती है। ये जो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है ये त्रिशूल पर्वत है, और इसी त्रिशूल पर्वत के नंदा खूंटी नामक ग्लेशियर से नंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो दूसरे प्रयाग नंदप्रयाग में जाकर अलकनंदा नदी से संगम करती है। अब नंदप्रयाग से थोड़ा नीचे आने के बाद एक मंदिर इसके रास्ते में पड़ता है, जो है लाटू देवता का मंदिर। लाटू देवता का मंदिर दोस्तों चमोली में काफी प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस मंदिर में पुजारी भी आंख पे पट्टी बांध के जाते हैं, और इस मंदिर के बारे में भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है और पहुंचती है तीसरे प्रयाग कर्णप्रयाग में, जहाँ पे पिंडारी ग्लेशियर से निकलने वाली पिंडर नदी अलकनंदा से संगम करती है। और इसी कर्णप्रयाग में दोस्तों कर्ण और उमा देवी का मंदिर भी स्थित है, और इस कर्णप्रयाग में उमा कर्ण उत्सव मनाया जाता है, जो हर साल मनाया जाता है कार्तिक मास की पूर्णिमा के दिन। यहाँ पे मैंने आपको बताया कि पिंडर नदी का संगम होता है, और यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि जो पिंडारी ग्लेशियर है जहाँ से पिंडर नदी निकलती है वो बागेश्वर में है। वैसे तो ये ग्लेशियर चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ तीनों के बॉर्डर पे पड़ता है, लेकिन इसका ज्यादातर एरिया जो है वो बागेश्वर में पड़ता है। इसलिए जब भी परीक्षाओं में पूछा जाता है तो आयोग भी बागेश्वर को ही ज्यादातर सही आंसर मानता है। हालांकि पिंडारी ग्लेशियर कुछ हद तक चमोली और पिथौरागढ़ में भी फैला हुआ है, लेकिन मेनली आपको बागेश्वर ही ध्यान में रखना है। अब पिंडारी ग्लेशियर से निकलने के बाद जब पिंडारी नदी आगे बढ़ती है तो इसमें एक और नदी आकर संगम करती है, जिस नदी का नाम है आटागाड़। और दोस्तों ये आटागाड़ नदी दूधातोली श्रेणी से निकलती है, और दूधातोली श्रेणी सिर्फ पौड़ी जिले में नहीं है बल्कि अल्मोड़ा और चमोली में भी ये फैली हुई है। तो आटागाड़ नदी इसी दूधातोली श्रेणी से आकर पिंडर नदी में मिल जाती है, और आगे जाकर ये पिंडर नदी मिलती है सीधे कर्णप्रयाग में अलकनंदा से। कर्णप्रयाग के बाद अब अलकनंदा नदी श्रीनगर होते हुए सीधे रुद्रप्रयाग पहुंचती है, लेकिन रुद्रप्रयाग पहुंचने से पहले इस अलकनंदा नदी के ऊपर एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माँ धारी देवी का मंदिर। और इस धारी देवी मंदिर से थोड़ा पहले अलकनंदा नदी पर श्रीनगर जल विद्युत परियोजना भी बनी हुई है। श्रीनगर जल विद्युत परियोजना दोस्तों 330 मेगावाट की है, और अब श्रीनगर से होते हुए अलकनंदा नदी पहुंचती है रुद्रप्रयाग में, और इसी चौथे प्रयाग रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का संगम होता है मंदाकिनी नदी से। मंदाकिनी नदी दोस्तों केदारनाथ के ऊपर स्थित चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है, और इस चौराबाड़ी ग्लेशियर को गांधी सरोवर भी कहा जाता है, क्योंकि गांधी जी की अस्थियां इसी ग्लेशियर में बहाई गई थी। और यहीं पर केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जिसकी स्थापना 1972 में हुई थी।
तो केदारनाथ होते हुए मंदाकिनी नदी नीचे आती है और नीचे सोनप्रयाग नामक स्थान पर जब मंदाकिनी नदी पहुंचती है तो सोनप्रयाग में मंदाकिनी नदी से वासुकी गंगा संगम करती है और वासुकी गंगा दोस्तों वासुकी ताल से निकलती है जो केदारनाथ के समीप ही स्थित है। और इसी सोनप्रयाग से थोड़ा सा ऊपर जाने पर त्रिजुगी नारायण मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। अब सोनप्रयाग से अलकनंदा नदी नीचे को बहती है और काफी नीचे आने के बाद कालीमठ में अलकनंदा नदी का संगम होता है मधुगंगा से, जो कि मधमेश्वर से निकलती है। वैसे एग्जैक्ट कालीमठ नामक जगह पर मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम तो नहीं होता, लेकिन पेपरों में अगर आपको पूछें तो कालीमठ ही आपको ऑप्शन में टिक करके आना है, क्योंकि कालीमठ के आसपास ही यहाँ पे मधुगंगा और मंदाकिनी का संगम होता है। और मैंने आपको बता दिया कि मधुगंगा का उद्गम मधमहेश्वर श्रेणी से होता है। अब रुद्रप्रयाग को पार करने के बाद अलकनंदा अपने फाइनल डेस्टिनेशन देवप्रयाग में पहुंचती है, जहां पे अलकनंदा पर संगम करती है भागीरथी नदी, जो कि उत्तराखंड में सबसे बड़ा संगम तीर्थ माना जाता है। भागीरथी और अलकनंदा जैसी बड़ी नदियों का संगम और इन दो नदियों के संगम से ही मिलकर गंगा का निर्माण होता है और यहाँ से आगे ये नदियां गंगा के नाम से जानी जाती हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोट करनी है कि देवप्रयाग में आपको दो कुंड देखने को मिलते हैं, एक है वशिष्ठ कुंड, एक है ब्रह्म कुंड। ब्रह्म कुंड दोस्तों भागीरथी नदी वाली साइड में स्थित है और वशिष्ठ कुंड आपकी अलकनंदा नदी वाली साइड में स्थित है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कौन सा कुंड किस साइड स्थित है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। साथ में आपको देवप्रयाग के बारे में एक दो फैक्ट और बताते हुए चले कि यहाँ पे एक रघुनाथ मंदिर स्थित है, जहाँ पे भगवान राम ने तपस्या करी थी। और कहते हैं कि देवप्रयाग में कौवे नहीं पाए जाते, क्योंकि इसी स्थान पर भगवान राम ने माता सीता को चोंच मारने के अपराध में एक कौवे को काणा कर दिया था। देवप्रयाग दोस्तों 5वां प्रयाग है और ये टिहरी जिले में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अलकनंदा नदी तंत्र की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आपको कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताना, और आगे किस नदी तंत्र पे आप वीडियो चाहते हो ये भी आप हमें कमेंट करके बताना। और आप में से जिस किसी को भी अलकनंदा नदी तंत्र की PDF चाहिए वो हमें इस WhatsApp नंबर पे मैसेज कर सकता है। आपको पूरे नोट्स, फैक्ट और मैप के साथ अलकनंदा नदी तंत्र का पूरा PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। आपको अभी इसके लिए सिर्फ 5 रुपए पे करने पड़ेंगे। बाकी खुश रहिए आप लोग। एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, क्या ऐसी ही वीडियो हमें दूसरी भी बनानी चाहिए। अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना, और पसंद आए तो सब्सक्राइब करके जाना, ये आपकी मर्जी है। बाकी हम आपको अगली वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे।